नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 6 के अंतर्गत गणित में सरल आकृतियों की समझ पर चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने इसी चैप्टर में बहुत सारी बातें जैसे रेखाखंड, उनकी माप, कोण, उनका माप के आधार पर उनका नामकरण एवं विभिन्न प्रकार की रेखाएं जैसे प्रतिच्छेदी, लंबवत, समानांतर, तिर्यक, बहुत सारे नामकरण, बहुत सारे नाम जाने हैं एवं उस पर आधारित अभ्यास के प्रश्न भी हम लोग मिलजुल कर बनाए हैं। आशा है आप घर में भी इसका अभ्यास कर रहे होंगे। तो बच्चों, आइए आज की कक्षा में हम लोग जानते हैं कि यदि रेखाखंड को और बढ़ाया जाए, एक रेखाखंड से 2 रेखाखंड पर आए, उससे बनने वाले कोण, विभिन्न प्रकार की रेखाओं को जाने हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि यदि 3 सरल रेखाएं मिल जाएं तो उनसे कौन सी आकृति बनती है। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, पूर्व भी परिचित हैं। क्या कहते हैं उसे? 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को, क्लोज्ड फिगर को क्या नाम देते हैं बच्चों? त्रिभुज, ट्रायंगल। तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे, त्रिभुज या ट्रायंगल की। हमें लगता है आप आसानी से त्रिभुज पहचान पाते होंगे। आपके स्क्रीन पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें विभिन्न रेखाखंडों का प्रयोग हुआ है। जरा आप देखकर ये समझिए कि इसमें कौन कौन सा चित्र त्रिभुज का है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे बहुत तेजी से। आपने बहुत बार त्रिभुज और चतुर्भुज की रचना की है अपनी कॉपी पर। पहला जो चित्र है इसमें 4 सरल रेखाएं हैं और क्लोज्ड हैं, बंद आकृति है, तो इसे हम चतुर्भुज का नाम देंगे। और अगली जो आकृति आप देख रहे हैं 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति है, साथ ही साथ बंद है, क्लोज्ड है, तो इसी का तो हम लोग नामकरण क्या करते हैं? त्रिभुज या ट्रायंगल। ठीक उसके बाद की आकृति यदि हम देखें तो इसमें 3 भुजाओं का तो उपयोग हुआ है, लेकिन क्या यह आकृति बंद है, क्लोज है? खुली हुई आकृति है और खुली हुई आकृति से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। चलिए अगले चित्र की ओर चले हम लोग। अगले चित्र में भी 3 सरल रेखाएं बनी हैं और चित्र हमारा बंद है या खुला है? बंद है। तो 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार यदि आपको चित्र दिखाया जाए तो आप आसानी से त्रिभुज की पहचान कर पाएंगे। एक और चित्र बचा हुआ है, उस पर भी चर्चा कर लें। इसमें भी 3 सरल रेखाएं हैं, लेकिन आकृति खुली है, अतः इससे त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है। आशा है आप त्रिभुज की पहचान आसानी से कर पाएंगे एवं किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी आप लिख पाएंगे। 3 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर को ही हम लोग त्रिभुज का नाम देते हैं। अब त्रिभुज की जो भुजाएं हैं कितनी हुई? 3 सरल रेखा इसमें लगती है। इन 3 सरल रेखाओं के लंबाई के आधार पर उनका नामकरण किया गया है, विभिन्न प्रकार के गुणों के आधार पर। ये जो सरल रेखाखंड का उपयोग हम कर रहे हैं त्रिभुज के निर्माण में, इन रेखाओं को आप त्रिभुज की भुजा भी कह सकते हैं। यही है त्रिभुज की भुजाएं। तो यदि पूछा जाए आपसे कि त्रिभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं, तो आप कहेंगे बहुत आसान है, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। अब इन तीनों भुजाओं की लंबाई के प्रॉपर्टी के आधार पर, गुण के आधार पर इनका नामकरण किया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के जो तीनों भुजाएं हैं इसकी लंबाई यदि दी रहे तो आप उस आधार पर आप बता सकते हैं कि यह कौन सा त्रिभुज है। आपके स्क्रीन पर अभी 3 प्रकार के त्रिभुज दिखाए गए हैं। इसमें जो सबसे पहला त्रिभुज है, आकृति ए, बी एवं सी जो बनाया गया है, इसकी तीनों भुजाएं, भुजा ए बी, भुजा बी सी एवं भुजा सी ए, इन तीनों की लंबाई बराबर है। यदि स्केलिंग किया जाए, मापा जाए इसे, तो तीनों की लंबाई बराबर है। और यदि ऐसी स्थिति कभी आ जाए तो इस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं सम बाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है बराबर,
बाहु का मतलब भुजा, और त्रिभुज तो त्रिभुज है, अर्थात ये एक ऐसी त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है। यानी आपको कहीं भी ऐसा त्रिभुज मिले, लंबाई यदि दिया रहे, मानकर चलिए लिखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं की लंबाई दिया गया है और लंबाई आपस में बराबर है, तो हम उस त्रिभुज का नाम देते हैं समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने तीन भुजा, अर्थात तीन भुजाओं वाली ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे चित्र की ओर। यदि आपके पास नोटबुक है तो आप नोट भी करते चल सकते हैं। अगली आकृति में जो चित्र है त्रिभुज ABC का, इसकी दो भुजाएं AB एवं AC लंबाई में बराबर हैं। तीनों भुजा बराबर नहीं है, मात्र दो ही भुजा लंबाई में बराबर हैं, तो हम उसका नामकरण भी उसी प्रकार से किए हैं। सम मतलब बराबर, द्यु मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। यानी वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो, उसका नामकरण हम लोग करते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं लंबाई में बराबर हों, उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे त्रिभुज की जिसके भुजा की लंबाई बिल्कुल भी बराबर नहीं हो, किसी के बराबर नहीं हो, सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग माप की हो। तो यदि अलग अलग माप की भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण होता है तो वैसे त्रिभुज का नाम हम देते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब बराबर नहीं, बाहु माने भुजा। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों, एक माप की नहीं हों, बराबर नहीं हों, तो इस स्थिति में हम उसका नाम देते हैं विषम बाहु त्रिभुज। आशा है आप भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कर पाएंगे। मात्र 3 प्रकार का त्रिभुज हमने सीखा है, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। विषम बाहु मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और समबाहु तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो। तो इस प्रकार हमने सीखा त्रिभुज का वर्गीकरण करना, किस आधार पर? भुजाओं की लंबाई के आधार पर। अब जब भुजा का निर्माण है, त्रिभुज में भुजा बन रहे हैं, क्लोज्ड फिगर है, बंद आकृति है, तो दो भुजाएं जब एक जगह मिलेगी तो उससे कोण का भी निर्माण होगा। आपने तो त्रिभुज बनाया है, तो आप बताइए उसमें कुल कितने कोणों का निर्माण होता है? बिल्कुल 3 कोण का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार भुजा के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया, ठीक उसी प्रकार कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों का वर्गीकरण किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कैसे करेंगे एवं उसका नामकरण क्या करेंगे। तो इसके लिए भी आपके स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं। आइए हम बात करते हैं पहले चित्र की। कोणों का माप भी आपको दिया गया है। सबसे पहली जो आकृति है उसमें कोणों का माप दिया गया है क्रमशः 30 डिग्री, 70 डिग्री एवं 80 डिग्री। आप कोणों को बिल्कुल पहचानते हैं। आप बताइए ये सभी कोण किस कोण के अंतर्गत आते हैं? आप कहेंगे कि तो सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम है, तो हम कहेंगे कि तीनों ही कोण न्यून कोण है। 30 डिग्री का भी कोण न्यून कोण है, 70 का भी और 80 का भी। तो यदि तीनों का तीनों कोण, सभी कोण न्यून कोण हो किसी त्रिभुज के, तो उस त्रिभुज का नाम भी हम लोग दे देते हैं न्यून कोण त्रिभुज। कितना आसान है नाम याद कर पाना। न्यून कोण त्रिभुज मतलब कैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण, सभी का मतलब कितने कोण? 3 कोण, और तीनों का तीनों क्या हो? न्यून कोण हो। न्यून का मतलब 90 डिग्री से कम हो। तो इस स्थिति में हम उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। आइए अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे चित्र की ओर। दूसरे चित्र का यदि आप अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे इसके कोणों का मान है 30 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री। इसमें
दो कोण तो न्यून कोण है, लेकिन साथ ही साथ एक कोण सम कोण भी है। तो इस स्थिति में इसे हम न्यून कोण त्रिभुज नहीं कहेंगे। जब त्रिभुज का एक कोण सम कोण हो जाए तो वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। समकोण त्रिभुज कैसे त्रिभुज को कहेंगे बच्चों? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब कितने डिग्री का? 90 डिग्री का हो, बाकी दो कोण अपने आप न्यून कोण हो जाते हैं। तो समकोण का एक कोण समकोण होता है एवं शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। आशा है आप समकोण त्रिभुज को पहचान पाएंगे एवं देख के बता पाएंगे कि हाँ ये समकोण त्रिभुज है। ठीक इसी प्रकार से आगे भी एक चित्र दिया गया है, त्रिभुज ABC, जिसमें एक कोण का मान दिया गया है 120 डिग्री। अब देखिए जो एक कोण है 120 डिग्री का, इसे हम लोग किस कोण के अंतर्गत रखते हैं? बिल्कुल हमने पीछे कोणों का नामकरण पढ़ा है बच्चों, अधिक कोण कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो जाए, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, तो इस स्थिति में उस त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। एक बार फिर से तेजी से सुन लेते हैं। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज। एवं वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान देने योग्य बात यह है कि समकोण त्रिभुज में दो कोण हमेशा न्यून कोण ही होते हैं। साथ ही साथ अधिक कोण त्रिभुज में भी एक कोण तो अधिक कोण होगा एवं शेष जो दो कोण होंगे वो हमेशा न्यून कोण ही होते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा बहुत तेजी से त्रिभुज का नामकरण, कोण के आधार पर एवं भुजा के आधार पर। 3 त्रिभुज हमने पढ़े भुजा के आधार पर एवं 3 कोण के आधार पर। तो आप नोटबुक पर भी नोट करें एवं इन त्रिभुजों का नाम एक बार अच्छे से सुन लिए हैं, एक बार पढ़ भी लें, उनके गुणों को लिखें और तब आप आसानी से त्रिभुज की पहचान कर पाएंगे। बच्चों, पूर्व की कक्षा में भी आपने त्रिभुज की जानकारी ली है, तो आइए हम तेजी से चलते हैं। 3 सरल रेखाओं के बाद यदि 4 सरल रेखाओं से घिरी आकृति हो, बंद आकृति हो, क्लोज्ड फिगर हो, तो उस स्थिति में वैसी आकृति का क्या नाम देते हैं बच्चों? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, चतुर्भुज। अब हम बात कर रहे हैं 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति का, और 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति क्लोज्ड फिगर को हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। तो आइए जानते हैं चतुर्भुज के बारे में। आपने पूर्व की कक्षा में चतुर्भुज के बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा एवं उसके चित्र भी अपने नोटबुक पर बनाए होंगे। हम बात करेंगे यहाँ कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुज का कि उसका क्या नामकरण दिया गया है, अर्थात चतुर्भुज के प्रकार का। जैसे हमने त्रिभुज के प्रकार की चर्चा की, ठीक उसी प्रकार से तेजी से चतुर्भुज के प्रकार की भी चर्चा करेंगे। अब चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं और कोण कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। तो कोण एवं भुजा दोनों के आधार पर, दोनों के गुणों के आधार पर उनका नामकरण किया गया है। जैसे चतुर्भुज कौन कौन से हैं? आपने बहुत सारे चतुर्भुज के नाम सुन रखे होंगे या आप जानते भी होंगे, आयत, वर्ग, समलंब, सम, समानांतर इत्यादि। आइए तो इन्हीं चतुर्भुजों को अब उसके गुणों के आधार पर उसके गुणों को जानते हैं कि कैसे चतुर्भुज को क्या नाम दिए हैं। बच्चों, आपके स्क्रीन पर आइए कुछ चित्र दिए गए हैं। सबसे पहला जो चित्र है, इसकी जो चारों भुजाएं हैं, ये चारों भुजाएं लंबाई में आपस में बराबर हैं। साथ ही साथ इसका जो कोण है, प्रत्येक कोण मतलब चारों कोण 90-90 डिग्री का है। आपको देखकर भी पता चल रहा होगा। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, साथ ही साथ चारों कोण भी आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो उस खास प्रकार के चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कहते हैं, स्क्वायर।
वर्ग किस कैसी आकृति को कहेंगे? तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो एवं चारों कोनों का मान भी बराबर हो एवं 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं दूसरी आकृति की। दूसरी आकृति जो आपको दिख रही है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, साथ ही साथ समानांतर भी हैं, मतलब आगे या पीछे बढ़ाने पर आपस में कहीं नहीं मिलेगी। तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, समानांतर हो एवं कोण प्रत्येक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, तो इस खास चतुर्भुज को हम लोग आयत के नाम से जानते हैं। तो वर्ग और आयत में क्या आप अंतर कर पा रहे हैं? वर्ग की जहाँ चारों भुजाएं समान लंबाई की हैं, वहीं आयत की आमने सामने की भुजाएं सिर्फ बराबर लंबाई की होती हैं। आइए अब हम बात करते हैं एक और विशेष चतुर्भुज समचतुर्भुज की। ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, बिल्कुल वर्ग की तरह, लेकिन अंतर कहाँ है? इसका कोण समकोण नहीं होता है। वर्ग में हमने देखा था कि चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजा समानांतर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का समकोण। यदि प्रत्येक कोण समकोण ना हो, कोण का मान बदल जाए, 90 डिग्री से कम या अधिक हो, तो उस स्थिति में हम उस खास चतुर्भुज को कहते हैं समचतुर्भुज। कैसे चतुर्भुज को बच्चों? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों, आमने सामने की भुजा समांतर हो एवं साथ ही साथ कोण 90 डिग्री का नहीं हो, तो उसे हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। एक खास बात यह है बच्चों कि समचतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होंगे, आमने सामने के कोण होंगे, वो बराबर माप के होंगे, साथ ही साथ आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अभी हम लोगों ने देखा है वर्ग, आयत एवं समचतुर्भुज। आइए चतुर्भुज के कुछ और प्रकार को हम जानते हैं। यदि आप नोटबुक लेकर बैठे हैं तो बिल्कुल नोट करते चलें। आपके स्क्रीन पर दो और प्रकार के चतुर्भुज हैं। सबसे पहली आकृति पर आइए चर्चा करते हैं। ये जो चतुर्भुज है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, साथ ही साथ समानांतर भी हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा था कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज के भी सम्मुख कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। जहाँ भी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होगी, दोनों युग्म, तो उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे एवं दोनों जो सटे हुए कोण हैं आसन्न वाले एक ही तरफ के, उनका योग 180 डिग्री होगा। तो समांतर चतुर्भुज कैसे चतुर्भुज को कहेंगे बच्चे? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हों तथा समानांतर हों, समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। एक और चतुर्भुज जिसका चित्र आप देख रहे हैं, बिल्कुल जो रंगीन किया हुआ है गुलाबी कलर का, उसे हम लोग समलंब चतुर्भुज का नाम दे रहे हैं। इसमें क्या विशेषता है? इसकी एक जोड़ी भुजा, एक युग्म भुजा, एक पेयर तो समानांतर होता है, लेकिन दूसरा पेयर, दूसरा युग्म, दूसरा जोड़ा भुजाओं का समानांतर नहीं होता है। तो इस स्थिति में उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समांतर में क्या होता है? आमने सामने की दोनों जोड़ी भुजाएं समानांतर होती है, लेकिन समलंब में आमने सामने भुजाओं में एक जोड़ा समानांतर होता है एवं दूसरी जो भुजा है वो समांतर नहीं होती हैं, तो उस स्थिति में उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। हम लोग सीख रहे थे चतुर्भुज के प्रकार। आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण अपनी कॉपी पर करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे एवं उसका नामकरण भी करेंगे। हो सके तो अपने मित्र के साथ मिलकर एक पहेली खेलें। आप नाम बोलें, वो चित्र बनाए,
फिर वो नाम बोले तो आप चित्र बनाएं और ये अपने आप को समझें कि हम चतुर्भुज को कितना जान पाए हैं। हम लोग सीख रहे थे त्रिभुज का नामकरण, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों से भी हमने जान पहचान बढ़ाई है। अपनी समझ की जांच के लिए आइए हम मिलकर कुछ प्रश्नों को करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ कथन लिखे गए हैं, स्टेटमेंट्स हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा गलत है, ये हमें पहचान करना है। सही कथन के सामने टिक का निशान और गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है आपको। आप अपनी कॉपी पर कर सकते हैं, किताब पर पेंसिल की सहायता से कर सकते हैं। हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ मिलजुल कर प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहला कथन। आपके भी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों। हमें आशा है हमारे उत्तर बताने से पहले आप स्वयं से तय कर पाएंगे कि कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो पहला कथन है, आयत के चारों कोण बराबर होते हैं। क्या सोचा है आपने? अभी अभी हमने जाना है तुरंत कि आयत के चारों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बिल्कुल सत्य कथन लिखा हुआ है, कथन का सत्य है। आइए अब हम बात करते हैं कथन ख की। कथन ख में लिखा हुआ है, समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। क्या आपने समचतुर्भुज से जान पहचान बढ़ाई है? कैसा चतुर्भुज था बच्चों? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर थीं एवं आमने सामने की भुजा समांतर थी। तो बिल्कुल ये कथन भी सत्य है, अर्थात समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। कथन ख भी सत्य है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कथन ग की। समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या विचार हैं आपके समांतर चतुर्भुज के बारे में? अभी हमने इसके गुण को देखा है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर एवं बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ के क्या लिखा हुआ है? समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कथन गलत है, बिल्कुल। कथन ग क्या है बच्चों? असत्य है, गलत है। आइए हम बात करते हैं कथन घ की। सभी आयत एक समांतर चतुर्भुज है। तो आयत के बारे में हमने जाना है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो निश्चित रूप से आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, यानी आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होने के साथ साथ समांतर भी होती हैं। तो हम कहेंगे कि कथन घ सत्य है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कथन अंग की। लिखा हुआ है, समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आप बताएं आपका इस पर क्या कहना है? अभी अभी हमने समलंब चतुर्भुज के गुणों को जाना है। इसमें एक जोड़ी भुजा तो समांतर होती है, लेकिन एक दूसरी जोड़ी भुजा समांतर नहीं होती है, और इसमें लिखा हुआ है आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। तो कथन क्या हो गया बच्चों? असत्य हो गया। तो इसके सामने हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। आप हमें आशा है कि आप इन प्रश्नों को हमसे पहले सत्य और असत्य की कैटेगरी में बांट लिए होंगे। तो पिछला जो भी आपने जाना है, नोटबुक पर जो भी नोट किया है, उससे पुनः से दोहराएं। साथ ही साथ अभ्यास के कुछ प्रश्न आपको आपके पाठ्य पुस्तक में भी मिल जाएंगे, और वहाँ भी कीजिए और खूब अभ्यास करते रहिए। बच्चों, चतुर्भुज के बाद अगर भुजाओं की संख्या और बढ़ाते जाएं हम, तो फिर उसका अलग अलग नाम देते हैं। अब इन सबको यदि एक ही कैटेगरी में रखें, एक टोकरी में रखें, एक घर बना दें त्रिभुज का, चतुर्भुज का या और भी ऐसी भुजाओं वाले का, तो उन सब का हम लोग नामकरण करते हैं बहुभुज। एक नया नाम आ रहा है आपके सामने, बहुभुज, यानी भुजाओं से घिरी बंद आकृति। इन बंद आकृतियों को हम लोग बहुभुज के नाम से जानते हैं। बंद होना चाहिए, उसमें भुजा 3 हो,
4 हों, 5 हों या 6 हों या इसी प्रकार और बढ़ती जाएं। इन सभी आकृतियों को हम लोग एक नाम देते हैं बहुभुज। कुछ बहुभुज उदाहरण के तौर पर आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। देखिए, 3 भुजा वाले, 4 भुजा वाले, 5 भुजा वाले और भी अधिक भुजाओं वाले विभिन्न प्रकार के चित्र दिए गए हैं। इन सभी आकृतियों को सम्मिलित रूप से हम बहुभुज के नाम से जानते हैं। प्रत्येक एक आकृति का क्या नाम होगा तो वो निर्भर करता है उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर। हमने कहा कि इन बहुभुजों का नाम इनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर निर्भर करता है। जैसे 3 भुजा वाले यदि बहुभुज हैं तो हमने त्रिभुज कहा था। 4 भुजा वाले अभी हमने पढ़ा है चतुर्भुज। यदि भुजाओं की संख्या और बढ़ाई जाए, 5 भुजा कर दिया जाए तो उसे पंचभुज कहेंगे। अलग से कुछ भी नहीं जानना है। यदि भुजाओं की संख्या और बढ़ा दिया जाए, 6 कर दिया जाए तो उसे षष्ठभुज कहेंगे, 8 कर दिया जाए अष्टभुज कहेंगे, और इसी प्रकार अगर बढ़ाया जाए क्रमशः 9 भुज, 10 भुज एवं इसी प्रकार भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। अब बहुत प्रकार के बहुभुज हैं। हमने त्रिभुज और चतुर्भुज की विशेष जानकारी ली है। इसके अलावे और भी बहुभुजों की हम बात यदि करें तो उसमें आइए हम समझते हैं कि विकर्ण का निर्माण कैसे होता है। विकर्ण का नाम आपने सुना है? यदि किसी भी बहुभुज के एक शीर्ष से उसके संलग्न शीर्ष को छोड़कर दूसरे शीर्ष तक एक रेखा मिलाई जाए, खींची जाए, तो उससे विकर्ण का निर्माण होता है। आइए हम आपको चित्र में दिखाते हैं। अभी स्क्रीन पर एक पंचभुज बना हुआ है और उसमें विभिन्न प्रकार की डॉटेड लाइंस हैं। अब देखिए, शीर्ष ए का जो संलग्न शीर्ष है, आसन्न शीर्ष है, कौन कौन है? शीर्ष बी और शीर्ष डी। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी जो शीर्ष बच गए सी और ई, इससे यदि मिला दिया जाए तो जो लाइन बन रहा है, रेखाखंड बन रहा है, जो डॉटेड लाइन्स यहाँ दिखाया गया है, उनको हम विकर्ण कहते हैं, डायगोनल। तो एक पंचभुज में देखिए कितने विकर्ण बने हैं। यहाँ विकर्णों का यदि हम नाम आपको बताएं तो विकर्ण है क्रमशः ए सी, ए ई, बी ई, बी डी, उसी प्रकार सी डी, ई से आपका जितने भी विकर्ण हैं, इन विकर्णों को आप भी अपनी कॉपी पर ड्रॉ कीजिए एवं उन विकर्णों का नाम लिखिए और ये पता करने का प्रयास कीजिए कि कुल कितने विकर्ण होते हैं किसी भी बहुभुज में। चतुर्भुज से आप शुरू कीजिए, क्योंकि त्रिभुज में तो 3 ही शीर्ष हैं और एक शीर्ष से दोनों शीर्ष लगा हुआ है, तो त्रिभुज में तो विकर्ण का निर्माण नहीं होगा। चतुर्भुज में, पंचभुज में, षष्ठभुज में, सप्तभुज में अनेक प्रकार की भुजाओं की बहुभुजों को आप बनाएं, अपनी कॉपी पर ड्रॉ करें एवं उसमें विकर्णों को बनाएं, विकर्ण को ड्रॉ करें और उनका नाम भी लिखें और पता करें कि किस बहुभुज में अधिक से अधिक कितने विकर्ण बन सकते हैं। तो आइए इस प्रकार की एक एक्टिविटी आप करेंगे। आपके स्क्रीन पर भी कुछ बहुभुज हमने दिया है, इसमें विकर्ण को खींचना है, उसको नामांकित करना है। नामांकित करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले शीर्षों का नाम दे लेंगे आप, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, जो भी आपको अच्छा लगता है, और देने के बाद कॉपी पर ऐसी आकृतियां बनाइए या किताब में बना है तो वहाँ पेंसिल की सहायता से आप विकर्णों को खींचिए एवं उन विकर्णों का नाम लिखिए, उनकी संख्या भी गिनिए साथ ही साथ कि 4 भुजा वाला जो बहुभुज है उसमें कितने विकर्ण बने, 6 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण बने, ये आप फाइंड आउट कीजिए। ये आपका वर्क है, यही आपका काम है। तो इस होमवर्क के साथ, विकर्णों की संख्या ज्ञात करने की एक्टिविटी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। नई कक्षा में और भी जानकारियों के साथ मिलेंगे। आशा है बच्चों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, मनोरंजक लगी होगी, लेकिन ये और भी मनोरंजक तब होगी जब आप स्वयं से कुछ प्रैक्टिस करेंगे, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इस प्रकार की गतिविधि करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे कि आइए हम पता करते हैं किस बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं। इस प्रकार का खेल अपने मित्रों के साथ खेलें। अधिक से अधिक अभ्यास करते रहिए।
पुराना जो पढ़े हैं, जो नोटबुक पर नोट किए हैं, उसे रिवाइज करें और खूब खुश रहें, मस्त रहें। हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।